पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टैंग सेट की टीम की तरफ से यू हाउ ने आगे आकर स्नो डेमन सेट की टीम के 2 मेंबर्स को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जिसके बाद खुद लॉन्ग आउटियन आगे आने का फैसला करता है। लॉन्ग आउटियन स्नो डेमन सेट की टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है, जिस वजह से यू हाउ को उसके साथ फाइट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे यू हाउ के पहले आने का रीजन था, असल में वो स्पिरिट अवेकनिंग के लेवल्स को समझना चाहता है, जिसके बारे में उसने मिस्टर मू से सुना था। उन्होंने बताया था कि ये टोटल 5 लेवल्स में डिवाइड है। स्नो डेमन सेट के पहले आए दोनों मेंबर्स 5th लेवल पर थे, मतलब वो सबसे कम लेवल पर थे। जो फर्स्ट लेवल पर है वो सबसे पावरफुल है। बाद में जब लॉन्ग आउटियन यू हाउ से फाइट करने आता है तो फाइट करने के दौरान वो अपना लेवल दिखाता है। यू हाउ उसकी पार देखकर समझ गया था कि वो 2nd लेवल को टच कर चुका है। वैसे यू हाउ जानता है कि वो स्नो डेमन सेट को इस तरह से इंडिविजुअल मैच में नहीं हरा सकता। इसका मतलब उन्हें पहले 3 राउंड्स जीतने होंगे या फिर 3 राउंड्स किसी भी तरह से सरवाइव करते हुए टीम बैटल करना होगा। इस कारण से यू हाउ पहले आया, उसने 2 मेंबर्स को हराया। पर अब जब लॉन्ग आउटियन खुद आगे आ चुका है तो यू हाउ को प्रॉब्लम होने लगी थी। यू हाउ अपनी एक नई स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल पहले उसने नहीं किया था। ये टेक्निक थी किंग ऑफ हेल टेक्निक, जिसकी मदद से यू हाउ ने कुछ पॉइजनस डैगर लॉन्ग आउटियन की बॉडी को टच कर दिए थे। इससे उसके मेंडेरियंस इंजर्ड हो चुके हैं। लॉन्ग आउटियन बहुत ताकतवर है, इस वजह से उसे अभी इस चीज का असर नहीं हो रहा था। यू हाउ को भी इस चीज के लिए टाइम चाहिए था, तभी लॉन्ग आउटियन को इसका असर होगा। यहाँ यू हाउ तो हार मान लेता है, पर यू हाउ के बाद अब ज़्याओ ज़्याओ आगे आती है, जिसने वैसे तो लॉन्ग आउटियन को थोड़ा बिजी रखने की कोशिश की, लेकिन जल्दी वो भी हार गई। अब यहीं से अगले पार्ट की स्टार्टिंग होती है। अभी लॉन्ग आउटियन जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि अब कौन आगे आना चाहेगा। अभी तक ये चीज टैंग सेट ने डिसाइड नहीं की थी। वैसे वहाँ वैंक्वर कह रही थी कि ये सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो यहाँ आउटियन की बात कर रही थी, जिस पर टीचर्स वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये यंगर जनरेशन में सबसे ताकतवर सोल मास्टर है। वैसे वहाँ होली स्पिरिट सेट के लोग भी अभी इस मैच को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उनका लीडर बाकी लोगों से कह रहा था कि इस मैच में जो भी जीतेगा शायद अगले राउंड के दौरान हमारी उससे ही फाइट होगी। वैसे वहाँ टैंग या भी खड़ी हुई थी, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, लेकिन वीवी उसे पहचान लेता है। वीवी की नजर अभी वहाँ टैंग या पर ही थी, जो देखकर यू हाउ उससे कहता है कि आपको सीनियर की चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले हमें उनके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब हम जानते हैं कि वो यही है। इसका मतलब इस कंपटीशन के बाद हम उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। इस चीज पर वीवी भी हाँ करता है और फिर जू शेंसी से आगे बढ़ने को कहता है, क्योंकि अब 5th मैच में फाइट वही करेगा। अभी अपना नाम सुनकर जू शेंसी तुरंत ही आगे बढ़ गया था। वैसे यहाँ ज़ियांग नैनन को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, इस वजह से वो आगे आकर जू शेंसी को रोकते हुए कहती है कि संभल कर लड़ना। उसने ये 2 ही शब्द कहे थे, लेकिन ये 2 शब्द जू शेंसी के लिए बहुत मायने रखते हैं। वो इस पर ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाता। वो इतना जरूर बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर इतना बोलते हुए वो वापस बैटल एरिना की तरफ मुड़ गया था। यहाँ अभी उसके सामने लॉन्ग आउटियन था, जिसे देखते हुए जू शेंसी बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम सच में बहुत ताकतवर हो। वैसे इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरे जो साथी हैं वो तुम्हारे साथ फाइट करे, इसलिए मेरे साथ लड़ते वक्त तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये फाइट इतनी आसान नहीं होगी। जिस पर लॉन्ग आउटियन कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। और इतना बोलते हुए उसने तुरंत ही जू शेंसी पर हमला करना शुरू कर दिया था। इस हमले को रोकने के लिए जू शेंसी तुरंत अपने सामने मिस्टिक टर्टल शील्ड को समन कर लेता है, जिससे उसने लॉन्ग आउटियन का हमला तो रोक लिया था, लेकिन जो प्रेशर था उसके चलते वो थोड़ा सा पीछे फिक गया था। पूरी रफ्तार के साथ यहाँ वो उस शील्ड को लेकर लॉन्ग आउटियन पर हमला करता है, लेकिन इस बार लॉन्ग आउटियन उसका हमला रोक लेता है और उसे पीछे हटा देता है। वैसे ऐसा करने के बाद लॉन्ग आउटियन बहुत ही तेज रफ्तार से एक के बाद एक हमला करने लगा था। उसकी स्पीड अभी इतनी ज्यादा तेज थी कि जू शेंसी उसके हमले को समझ ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसे कई सारे अटैक्स अपनी बॉडी पर झेलने पड़ते हैं। यहाँ अचानक ही लॉन्ग आउटियन उसका गला पकड़कर उसे दूर फेंकता है और फिर से उसके नजदीक आकर उसे पंच करने लगता है। इसी बीच जू शेंसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल क्रिएट करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट करता है, जिससे वो लॉन्ग आउटियन के हमले से बच सके। लेकिन लॉन्ग आउटियन अभी इतनी रफ्तार में था कि टेलीपोर्टेशन क्रिएट होने के बाद जैसे ही जू शेंसी वहाँ पहुँचता है तो लॉन्ग आउटियन भी वहाँ आ गया
और उसे फिर से एक बार और मुक्का मारकर दूर गिरा दिया। वैसे अभी उसके मुक्के की वजह से जू शेंसी बहुत ही तेज रफ्तार से पीछे की तरफ गिरा था। इससे उसे अच्छी खासी चोट लग सकती थी, लेकिन उसने समझदारी से वहीं उसी जगह पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल क्रिएट किया जहां वो गिरने वाला था, जिससे जमीन पर लगने से उसे वो चोट नहीं लगी जो कि पहले उसे लगती। अभी इस तरह से उसने 2-3 टेलीपोर्टेशन पोर्टल क्रिएट किए और उस अटैक का डैमेज कम कर लिया। वैसे इसके बाद वो एक ही जगह पर रुकते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और वहाँ अपनी वही मिस्टिक टर्टल शील्ड के बड़े बड़े क्लोन्स क्रिएट करता है। अभी यू हाउ इस अटैक को देखते हुए वैंग डोंगर को बता रहा था कि ये अटैक जू शेंसी जानबूझकर कर रहा है, जिससे कि वो लॉन्ग आओतियान को वही बीच में फंसा सके। इससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा और अभी उन्हें बस टाइम की ही जरूरत है। वैसे वहाँ उन सभी शील्ड क्लोन्स के अंदर जहाँ लॉन्ग आओतियान कैद था, वो अचानक से सिर्फ एक ही क्लोन को टारगेट बनाते हुए उस पर एक के बाद एक कई सारे हमले करने लग जाता है, जिससे उस शील्ड पर क्रैक्स पड़ने शुरू हो चुके थे। अभी बाहर से जू शेंसी ने इन क्लोन्स को संभाल रखा था, लेकिन अभी डैमेज के कारण जू शेंसी को पीछे हटना पड़ता है। वो शील्ड जैसे ही डिस्ट्रॉय होती है तो लॉन्ग आओतियान सीधा जू शेंसी पर हमला करने लगता है। उसके हमले को रोकने के लिए यहाँ जू शेंसी ने कई सारी क्लोन शील्ड्स को लेयर की तरह क्रिएट कर लिया था, लेकिन लॉन्ग आओतियान के हमले के कारण वो सारी लेयर्स टूट जाती हैं। उसने एक ही पंच में उन्हें तोड़ दिया था और बाद में जू शेंसी के करीब आते हुए वो अपनी लात से उसके चेस्ट पर हिट करता है। वैसे तो इससे जू शेंसी को अच्छा खासा डैमेज पहुंचा था, लेकिन सही समय पर उसने उस डैमेज को अपनी बॉडी पर लेते हुए एक जोरदार पंच यहाँ लॉन्ग आओतियान को मार दिया, जिससे लॉन्ग आओतियान वहाँ से दूर फेंक गया। अभी जू शेंसी समझ रहा था कि उसकी बॉडी पर अच्छा खासा डैमेज पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है। वहाँ लॉन्ग आओतियान भी अभी ठीक था। वो कह रहा था कि सच में तुम टैंक सेक्ट वालों से लड़ना मुश्किल तो बहुत है। तुम लोग सच में ताकतवर हो। अभी तक मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। इतना बोलते हुए वो अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करता है। अभी जू शेंसी ये देखकर खुश था क्योंकि फाइनली उसने लॉन्ग आओतियान को अपनी सोल पावर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। वैसे वहाँ लॉन्ग आओतियान जिस भी सोल रिंग का इस्तेमाल करता है, उसके कारण उसकी मैजिक केप स्पिरिट की पावर्स एक्टिवेट हो चुकी थी। अभी उसने नाम तो यहाँ स्वॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसके पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं दिख रही थी। अभी जू शेंसी इस चीज से हैरान था, पर अचानक ही लॉन्ग आओतियान उस पर हमला करने लग जाता है। इस मैजिक केप सोल रिंग की पावर की वजह से उसके ये जो हमले थे ये और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। इससे जू शेंसी को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचता है। साथ ही लॉन्ग आओतियान की स्पीड पहले से भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिस वजह से उसके हमले को रोक पाना जू शेंसी के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। अभी उसे चोट लगता दे ज़्यांग नैनन तो अपना सर नीचे कर लेती है क्योंकि वो उसे पिटते हुए नहीं देखना चाहती। वैसे वहाँ बैटल एरिना में अभी जू शेंसी कई सारे अटैक्स अपनी बॉडी पर झेलने के बाद पीछे हटता है, लेकिन इतने में ही लॉन्ग आओतियान फिर से उसे हिट करते हुए जमीन पर गिरा देता है। अभी भी जू शेंसी ने हार नहीं मानी थी। वो फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहा था। यही देखते हुए लॉन्ग आओतियान कहता है कि तुम सच में एक असली मर्द हो, और इतना कहकर वो अपने हाथ को तलवार में कन्वर्ट कर देता है। अभी यू हाउ भी ये चीज देखकर हैरान था क्योंकि उसने आज तक किसी को भी इस तरह से फाइट करते नहीं देखा। मतलब नॉर्मली उसने किसी को भी अपनी बॉडी को एज अ वेपन क्रिएट करते हुए नहीं देखा है। वैसे अभी के लिए वहाँ लॉन्ग आओतियान ने हमला कर दिया था। अचानक ही सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि लॉन्ग आओतियान ने अपने लेफ्ट हैंड को स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल किया था, जो कि सीधा उसने जू शेंसी की गर्दन की तरफ चलाई। लेकिन गर्दन को टच करने से पहले जू शेंसी ने उसे अपने हाथ से पकड़कर रोक लिया था। लेकिन अभी तक लॉन्ग आओतियान का राइट हैंड फ्री था। वैसे जू शेंसी गुस्से में ऊपर देखते हुए बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है। अभी जू शेंसी की आंखें लाल थी, पर फिर भी यहाँ लॉन्ग आओतियान अपने राइट हैंड को हैमर में बदलते हुए सीधा उसके सर पर हमला कर देता है। इस हमले को हाथ से रोक पाना नामुमकिन था क्योंकि जू शेंसी ने अभी अपने राइट हैंड से उस तलवार को पकड़ रखा है और लेफ्ट हैंड वो राइट साइड ला ही नहीं सकता। इस वजह से वो हैमर सीधा उसके सर पर हिट करता है। अभी सभी लोग ये चीज देखकर हैरान थे, लेकिन तभी हम जू शेंसी के डोमेन में देखते हैं कि वहाँ उसी मिस्टिक टर्टल मतलब जुआन वू को अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपना कंट्रोल फाइनली जू शेंसी को दे देता है, जिसके लिए जू शेंसी कई सालों से मेहनत कर रहा है। अभी जैसे ही जू शेंसी को कंट्रोल मिला तो उसने अपनी एनर्जी रिलीज की,
जिस वजह से लॉन्ग आउटियन पीछे हट चुका था। वैसे तो कुछ लोग इस बार को नहीं समझ पाए, लेकिन इसे सबसे अच्छे से वीवी जानता है। वो अभी हमें बता रहा था कि अभी अभी जिस एनर्जी को जू शेंसी ने रिलीज किया, ये जुआनवू की एनर्जी है। जुआनवू का पूरा कंट्रोल जू शेंसी के पास आ चुका है। जू शेंसी इस वक्त अपनी 6 सोल रिंग की पावर का इस्तेमाल कर रहा है, और जिस एनर्जी को उसने रिलीज किया, ये जुआनवू की डोमेन एक्सपेंशन वाली पावर है। वैसे जुआनवू एक डिफेंस टाइप स्पिरिट बीस्ट है, लेकिन उसकी ये जो डोमेन पावर है ये वाटर टाइप है। ये बहुत खतरनाक पावर है। मतलब एक तरफ से वीवी के हिसाब से ये जू शेंसी का सबसे ज्यादा खतरनाक हमला होगा, लेकिन अगर ये सबसे खतरनाक हमला है तो जू शेंसी को भी इसके लिए बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ा होगा। इस वजह से वीवी अभी कह रहा था कि जू शेंसी के लिए इसे बनाए रखना बहुत मुश्किल चीज होगी। वैसे ये सारी बातें अभी सोचने का वक्त नहीं है, और वैसे भी जू शेंसी ने अभी अभी ये डोमेन क्रिएट किया है। इसकी पावर दिखाए बिना वो कैसे हार सकता था, इसलिए वो फाइनली अब अपनी असली पावर के साथ यहाँ लॉन्ग आउटियन पर हमला करना शुरू करता है, जिस कारण से लॉन्ग आउटियन को भी उसे पूरी तरह सीरियस लेना पड़ रहा था। लॉन्ग आउटियन के जो हमले थे वो वैसे तो बहुत खतरनाक है, लेकिन इस जुआनवू डोमेन के अंदर उसे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वहाँ उस बैरियर के अंदर पानी भरा हुआ है, जो कि देखा जाए तो असली पानी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ये सेम अंडर वाटर फाइट की तरह था, जिसमें सच में अभी लॉन्ग आउटियन को प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे फिर भी यहाँ वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से उस डोमेन वाटर को क्लियर करता है और कहता है कि तुम सच में ताकतवर हो। इतना कहते हुए वो हवा में आ गया था और फाइनली उसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। पूरी पावर से मतलब है कि वही स्पिरिट अवेकनिंग की पावर जिसका इस्तेमाल उसने यू हाउ के सामने किया। अभी वो जू शेंसी को भी एक वर्दी ओपोनेंट मानकर अपनी वही सेकंड लेवल की पावर को एक्टिवेट करता है। ये चीज अभी नहीं कही जा सकती कि वो सिर्फ सेकंड लेवल पर ही है, लेकिन फिर भी उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। ये देखते हुए वीनर को भी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे शुरुआत से ही पता है कि यू हाउ ने वो पॉइजन लॉन्ग आउटियन की बॉडी में फैलाया, जिसकी वजह से उसके मैंडेरियंस ब्लॉक हो रहे हैं, और वो नहीं चाहती थी कि लॉन्ग आउटियन इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करे। हालांकि फिर भी लॉन्ग आउटियन के लिए अपनी इज्जत ज्यादा मायने रखती है, इस वजह से उसने अपनी पूरी पावर लगा दी। वो यहाँ पूरी ताकत से जू शेंसी पर हमला करता है। वहाँ सामने जू शेंसी ने भी अभी जुआनवू की पूरी पावर को मिलाकर हमला करना शुरू कर दिया था। इन दोनों के ही वो खतरनाक हमले टकराते हैं और वहाँ एक एनर्जी बैरियर क्रिएट हो जाता है। ये बैरियर बीच में क्रिएट हुआ था। दोनों एनर्जी अभी एक दूसरे से टकरा रही थी और बाकी सभी लोग हैरान थे। अचानक ही वहाँ एक बहुत ही तेज धमाका होता है, जिसके कारण दोनों ही सामने की तरफ फिक जाते हैं। दोनों ही अभी उस बाहर वाले बैरियर से जाकर टकरा गए थे, जो कि बैटल एरिना के आसपास बना हुआ था। वैसे वहाँ बैटल एरिना से जब वो धूल हटती है तो हम देखते हैं कि जू शेंसी अभी अपने घुटनों के बल था। वह दूसरी तरफ लॉन्ग आउटियन तो जमीन पर पड़ा हुआ है। अगर नॉर्मली देखा जाता तो जू शेंसी जीत चुका था, लेकिन उस प्रेशर के कारण जू शेंसी उस बैटल एरिना की बॉर्डर लाइन से बाहर की तरफ फिक गया। इस वजह से ये मैच स्नो डेमन सेक्ट वाले जीत चुके हैं। अभी जू शेंसी को ये चीज ठीक नहीं लगी थी। वो अपने दोस्तों से माफी मांगता है और कहता है कि उसे और ज्यादा संभल कर फाइट करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कमाल की बात ये थी कि उसने अपनी पावर से लॉन्ग आउटियन, जो कि स्नो डेमन सेक्ट की यंगर जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल मास्टर है, उसे बेहोश कर दिया। इस वजह से अभी जियांग नैनन भी उसकी तारीफ करते हुए कह रही थी कि तुम्हें इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए, तुमने तो कमाल कर दिया। जू शेंसी उससे पूछने लगता है कि उसने अभी अभी क्या कहा, लेकिन इस पर जियांग नैनन फिर से उसकी तारीफ नहीं करती। वो बस उसके पास वो सोल कैंडल जला देती है, जिससे उसकी सोल पावर जल्दी जल्दी रिकवर हो सके। सेम ऐसा ही स्नो डेमन सेक्ट वालों ने किया था। वो भी लॉन्ग आउटियन को उठाकर ले गए थे और उसको होश में लाने के बाद उन्होंने भी सोल कैंडल जला दी थी, जिससे जल्दी जल्दी वो भी अपनी एनर्जी रिकवर कर ले, क्योंकि अब टीम बैटल होने वाला है। अभी 3 मैच शुरुआत में स्नो डेमन सेक्ट ने जीते थे। इसका मतलब ये चीज वही डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी लॉन्ग आउटियन हार चुका है और वहाँ सामने टैंग सेक्ट के पास अभी वैंग डोंगर, वीवी, जियांग नैनन और कायतू जैसे पावरफुल लोग हैं। इसका मतलब स्नो डेमन सेक्ट अब इंडिविजुअल फाइट में बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। इसी कारण से उन्होंने यहाँ टीम बैटल के लिए हाँ कर दी थी। दोनों ही टीम सभी थकी हुई हैं। इसी कारण से रेफरी उन्हें कुछ देर आराम करने का परमिशन देता है, जिससे वो जल्दी जल्दी अपनी सोल पावर को रिकवर कर सके।
इस तरफ अभी टैंक सेक्ट में सभी जू शेंजी की तारीफ कर रहे थे क्योंकि सच में उसने कमाल कर दिया। वैसे दूसरी तरफ हम वहाँ टीचर जुओ को देखते हैं जो कह रही थी कि इंडिविजुअल मैच में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ जो टीम बैटल जीतेगा असली जीत उसी की होगी। साथ ही वो स्नो डेमन सेक्ट की तरफ देखते हुए कहती है कि लॉन्ग आउटियन असली मोहरा नहीं है बल्कि विनर है जो कि पूरी टीम को ऑपरेट कर रही है। टीम बैटल का उसी ने रेफरी से कहा था और जिस तरह से टैंक सेक्ट के पास यू हाउ है सेम वैसे ही वहाँ स्नो डेमन सेक्ट के पास विनर है। इसलिए टीचर्स वो कह रही थी कि टीम बैटल में कौन जीतेगा ये इन दोनों के दिमाग पर ही डिपेंड करता है। वैसे वहाँ नीचे इस 5th मैच के कारण वो बैटल एरिना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। साथ ही विनर देखती है कि लॉन्ग आउटियन को पूरी तरह से एनर्जी एब्जॉर्ब करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए वो रेफरी से कहने लगती है कि क्या हम दोनों टीम्स को थोड़ा ज्यादा समय मिल सकता है अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए, क्योंकि वैसे भी बैटल एरिना अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है जिसे ठीक करने में टाइम लगेगा और दोनों ही टीम्स के कुछ मेंबर्स को सीरियस चोटें लगी हैं जो कि अगर ज्यादा समय मिल सके तो हम हील कर लेंगे। रेफरी इस पर तुरंत मना करते हुए बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इस मैच को पूरी तरह से फेयर रखना चाहते हैं, इसलिए दोनों ही टीम्स को बराबर समय मिलेगा क्योंकि यही रूल्स कहते हैं। साथ ही इतना बोलकर उन्होंने अपनी बार से बैटल एरिना को कुछ ही सेकंड्स में पूरा पहले की तरह कर दिया था। अभी यू हाउ भी ये चीज देखकर हैरान था, लेकिन उसे पता है कि ये लोग किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे यू हाउ यहाँ अभी विनर की ही कही हुई बात को याद करते हुए कह रहा था कि विनर चाहती है कि उन्हें ज्यादा समय मिल सके जिससे कि लॉन्ग आउटियन अपनी पूरी बार को रिकवर कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। विनर तभी यहाँ वीवी के पास आती है क्योंकि वीवी ही इस टीम की कैप्टन है। वो वीवी से कहती है कि वो उसके साथ कुछ बात करना चाहती है। वीवी पूछता है कि कैसी बात, तो विनर कहने लगती है कि ये एक कंपटीशन है, अगर ऐसा ना होता तो वो कभी टैंक सेक्ट के साथ फाइट नहीं करती क्योंकि वो लोग पर्सनली दुश्मन नहीं है। साथ ही वो बोलती है कि हम भी अपनी तरफ से ध्यान रखेंगे और आप भी ध्यान रखिएगा कि इस कंपटीशन में किसी की भी जान ना जाए। वो बस नॉर्मल मैच रखना चाहती है, मतलब कि जो जीतेगा वो जीत जाएगा, कोई भी सीरियसली अटैक ना करे, क्योंकि विनर ने भी पिछला मुकाबला देखा था जो कि था स्टार लॉ अकेडमी वर्सेस होली स्पिरिट सेक्ट का। उसमें स्टार लॉ अकेडमी के टीम मेंबर्स को बहुत ही ज्यादा सीरियस चोट आई थी जो कि विनर नहीं जानती। इस पर वीवी कहता है कि तुम चिंता मत करो, टैंक सेक्ट ने भी हमेशा से रूल्स को फॉलो किया है और हमने अभी तक किसी भी टीम के किसी भी मेंबर को सीरियसली चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, इसलिए ये फाइट बिल्कुल नॉर्मली होगी। वैसे इतने में ही वहाँ वो रेफरी आ गया था जिसने उनके बीच इस बात को रुकवा दिया क्योंकि दो अपोजिट टीम फाइट के दौरान बीच में बात नहीं कर सकती। साथ ही इसके बाद वो विनर को अपनी जगह पर जाने को कहता है क्योंकि अब ये मैच स्टार्ट होने वाला है। वैसे जब विनर वहाँ से जा रही थी तो रेफरी अपने मन में सवाल करते हुए कहता है कि आखिर प्रिंस टैंक सेक्ट के साथ फेयर गेम क्यों नहीं चाहते। इसके बाद हमें अभी पिछले दिन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ त्यान रेन इस रेफरी से कुछ बात कर रही थी। त्यान रेन वहाँ वही पिछले इलाइट कंपटीशन की बात निकालते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि उस कंपटीशन में कौन जीता था, जिस पर रेफरी कहता है कि हाँ, श्रेक एकेडमी। इस पर त्यान रेन जवाब देता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा, लेकिन वही श्रेक एकेडमी की टीम आगे जाकर टैंक सेक्ट को बनाई है और ये वही टीम है जिसने वो कंपटीशन जीता था। अगर आज टैंक सेक्ट यहाँ जीतता है तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा और वैसे भी टैंक सेक्ट का फिर से खड़ा होना हमारे सन एंड मून एम्पायर के लिए सबसे बुरी चीज है। इतना बोलते हुए वो कहता है कि तुम समझ पा रहे हो ना कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर रेफरी कहता है कि हाँ, मैं अच्छी तरह से समझ गया। अब अगले दिन का सीन आता है जहाँ होली स्पिरिट सेक्ट के वही सभी लोग इन दोनों टीम्स की फाइट देखते हुए अभी मन में कह रहे थे कि भले ही टैंक सेक्ट ने सब कुछ प्लान के हिसाब से किया, उन्होंने लॉन्ग आउटियन को सीरियसली इंजर्ड कर दिया जिससे कि वो इस मैच को जीत पाए, लेकिन वो नहीं जानते कि उनकी ये फाइट असलियत में है किसके साथ। उसके इतना कहते ही वहाँ रेफरी ने दोनों ही टीम्स को बैटल एरिना में बुलाया था जहाँ दोनों ही टीम्स आगे आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हैं, जिसके बाद वो दोनों ही टीम्स लड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।